नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो की शुरुआत हम लोग एक सवाल से करेंगे और सवाल मैं क्यों आपको बता रहा हूँ। ये जो वीडियो होगा आज आईआर का होगा, न्यूज़पेपर डिस्कशन। आज के जितने भी न्यूज़ है उसको कल हम लोग कर लेंगे। समय अभाव में इस तरह के मुझे करने पड़ रहे हैं, नहीं तो रेगुलर ही होगा चीज़ें। कुछ दिनों की बात है। देखिए सवाल क्या है कि 9 नंबर सवाल को पढ़िए। सवाल पढ़ने के बाद आपके मन में पहला चीज़ क्या आएगा कि किताब कौन सा है, यही आएगा। मैक्सिमम बच्चों के मन में यही आता है। ये किताब केबीसी नैनो की आती है, अनसॉल्व्ड बीपीएससी मेंस पीवाईक्यू अनसॉल्व्ड की बुक है। लेटेस्ट वर्जन जो भी हो आप ले लीजिएगा, ठीक है। एक चीज़ आपका डाउट दूर हो गया। 2+2 वार्ता क्या है? भारत और ईरान के द्विपक्षीय संबंध के संदर्भ में सवाल के 3 हिस्से हैं। पहला क्या है, 2+2 वार्ता क्या है। दूसरा है कि भारत और ईरान के द्विपक्षीय संबंध के संदर्भ में भारत और अमेरिका के बीच हुए 2+2 वार्ता को स्पष्ट कीजिए। 2019 ईस्वी का सवाल है। कब का है? 2019 ईस्वी का सवाल है। शानदार सवाल पूछा गया है, किसी को भी लिखने में हालत ख़राब हो जाएगा। आप ये लिख लेंगे कि 2+2 वार्ता क्या है, लेकिन अमेरिका और भारत के बीच में 2+2 वार्ता में ईरान को आप कैसे रिलेट करेंगे, वो आपसे पूछा गया है। तो आज का अपना टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है अपना भारत और फ्रांस का रिलेशन। क्यों है भाई? क्योंकि मोदी जी गए थे फ्रांस की यात्रा पर और वहाँ पर बातचीत हुई है, कई सारे डील हुए हैं, उसको हम लोग देखेंगे। और सवाल क्यों दिखाया मैंने आपको शुरुआत में? सवाल मैंने आपको इसलिए दिखाया है ताकि आप समझें कि एक आईआर के सवाल में हो सकता है कि नेशनल लेवल के करंट अफेयर को रिलेट करके आधा सवाल बना दिया जाए और आधा सवाल जो है वो आईआर का पूछ ले। जैसे एआई समिट हुआ है कहाँ पर? तो फ्रांस में। ज़रा रिलेट कीजिएगा चीज़ों को और समझिएगा कि किस लेवल के सवाल पूछे जा सकते हैं। एआई समिट हुआ है तो आपसे क्या पूछ सकता है कि एआई क्या है, भारत में एआई को लेकर क्या सरकार कर रही है। दूसरा ये पूछेगा कि भारत और फ्रांस के रिलेशन के संदर्भ में एआई में हुए डेवलपमेंट को डिस्कस कीजिए। पूछ सकता है ये सवाल। कठिन सवाल होगा, जैसा पूछा है 2+2 वार्ता में वैसा ही मैंने बना दिया आपके लिए। हो सकता है ये पूछे कि बदलते परिदृश्य जो दुनिया की बदल रही है, जिसमें अमेरिका जो है वो अपने पक्ष में एक ध्रुवीय विश्व फिर से बनाना चाहता है। एक ध्रुवीय विश्व का मतलब क्या होता है कि पावर सेंटर केवल और केवल यूएसए है। यही क्या हो गया? एक ध्रुवीय विश्व। और जब शीत युद्ध का, कोल्ड वॉर का समय था तो क्या बोलते थे कि द्विध्रुवीय विश्व है, 2 पोल हैं, एक यूएसएसआर का है और एक यूएसए का है। लेकिन यूएसएसआर के फॉल के बाद सिंगल हो गया, एक ही पोल हो गया पावर का, वो है यूएसए का। लेकिन भारत और चीन और ब्रिक्स जैसे जो देश हैं, इनके उदय के पश्चात में क्या हुआ है? मल्टीपोलर वर्ल्ड कहा जा रहा है। तो आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि मल्टीपोलर विश्व में भारत और फ्रांस के संबंध किस प्रकार से अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं, इसके बारे में स्पष्ट कीजिए। छोटा सा सवाल पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि भारत और फ्रांस के बीच में सैन्य समझौतों के बारे में लिखिए। ये पूछ सकता है कि भारत और फ्रांस के बीच में जो संबंध हैं वो स्ट्रेटजिक हैं, सामरिक हैं, स्पष्ट कीजिए। ये सवाल पूछ सकता है कि भारत और फ्रांस के बीच में आर्थिक संबंधों को स्पष्ट कीजिए। ये छोटे छोटे मैंने आपको सवाल बताए हैं। दरअसल में आपने एक चीज़ गौर नहीं किया, मैं आपको दिखाता हूँ क्या आपको गौर करना है। अगर आपने बीपीएससी मेंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा होगा तो वहाँ पर कई बार क्या लिखा रहता है ना, जैसे ये सवाल है तो यहाँ पर लिखा रहता है 19 + 19 बराबर 38। आपने देखा है क्या इस तरह से लिखा हुआ? मार्क्स जहाँ पर लिखा रहता है वहाँ पर ये आपने देखा है इस तरह से लिखा हुआ कि भाई 19 + 19 38। ये क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस सवाल के 2 हिस्से हैं, दोनों हिस्से के लिए 19-19 नंबर डिसाइड किए गए हैं। अगर आप दूसरा हिस्सा लिखेंगे तो 19 में से आपको मार्किंग दिया जाएगा, पहला हिस्सा ही लिखेंगे तो भी आपको 19 में से मार्किंग दिया जाएगा। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल ही पूछे जाएं, सवाल कॉम्प्लेक्स बना के पूछे जा सकते हैं। जैसे ये सवाल देखिए क्या है, 11 नंबर। आप सोच सकते हैं कि ये बीपीएससी का सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को स्पष्ट कीजिए। आपने तो आतंकवाद पढ़ा है, उस पर निबंध लेखन किया है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से क्या अभिप्राय है? अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या होता है मुझे बताइए। आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खतरों की समाप्ति के लिए प्रयास कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या योगदान है? ये आईआर का सवाल लग रहा है आपको? ये तो स्टैटिक में हम लोग आतंकवाद पढ़ते हैं। यूएन का क्या योगदान है? यूएन ने तो आज तक
टेररिज्म को डिफाइन तक नहीं किया है कि टेररिज्म होता क्या है। आपको मैंने ये दिखाने के प्रयास किया है कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। जो भी आपका मेंस एग्जामिनेशन हो, 70 का हो या 71 का हो, अगर आपने ध्यानपूर्वक चीज़ों को पढ़ना अभी से शुरू किया तो सही रहेगा आपके लिए। देखिए क्या है, ये इंडियन एक्सप्रेस से मैंने गूगल ट्रांसलेटेड फॉर्मेट उठाया है। मोदी फ्रांस यात्रा, परमाणु रिएक्टर, मिसाइल, इंजन, भारत और फ्रांस के बीच संबंध प्रकट हुए हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस का आज का ही आर्टिकल है, 13 फरवरी 2025 का। उसके वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। शुभजीत रॉय के द्वारा लिखा हुआ है, शानदार है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं तो इसमें बताया गया है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी की जो यात्रा हुई है, कहाँ के लिए, फ्रांस के लिए, तो उसमें उन्होंने कौन कौन से डील किए हैं, किन किन क्षेत्रों में भारत और फ्रांस की बातचीत हुई है, इसके बारे में इसमें आर्टिकल में चर्चा है। हम क्या पढ़ेंगे, मैंने आपको समझाया था कि किसी भी आईआर में, किसी भी आईआर के टॉपिक में, किसी भी देश के साथ जब रिलेशंस को पढ़ते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना होता है कि हमारा इतिहास क्या है। ध्यान से सुनिएगा, हमारा इतिहास क्या है, हमारे बीच में कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर संबंध विकसित हो सकते हैं, या उसको हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है, किन क्षेत्रों में संभावना है संबंधों को विकसित करने का। यानी कि ऐसे सेक्टर जिसमें वर्तमान में रिलेशन अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर दोनों देश देखें तो उस संबंध में आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा क्या पढ़ना होता है, तीसरा पढ़ना होता है जो बड़े डायमेंशन उसमें बता रहा हूँ, चुनौतियाँ क्या हैं इसके बीच में, किसी भी दो देशों के बीच में। और चौथा पढ़ना होता है समाधान। अब इसमें सब हेडिंग भी होता है, जैसे रिलेशन में आप पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक रिलेशन क्या है, पॉलिटिकल क्या है, हिस्ट्री क्या रहा है हमारे बीच संबंधों का, और इकोनॉमिक के बाद स्ट्रेटजिक रिलेशन क्या है, आर्मी के बीच में क्या रिलेशन है क्या, या नए जो क्षेत्र खुले हैं, नए कौन से क्षेत्र खुले हैं रिलेशन के बंधुओं, तो वह साइबर, और एक और नया आया है अब एआई। साइबर और एआई के क्षेत्र में हमारे संबंध हैं या नहीं हैं, इसके बारे में भी पढ़ा जाता है। ये कुछ ऐसे सेक्टर है जिसमें आपको बांट बांट कर पढ़ना चाहिए आईआर को। हम लोग क्या देखेंगे, पहले भारत और फ्रांस के रिलेशन के वर्तमान संदर्भ देख लेते हैं कि वर्तमान में क्या है। फ्रांस में भारत और फ्रांस ने मिलकर को चेयर किया ग्लोबल एआई समिट को। ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने पहला लाइन क्यों बोला मैंने पहला लाइन ये, क्योंकि अगर आप उत्तर लेखन करेंगे भारत फ्रांस रिलेशन पर तो सबसे पहला जो इंट्रो लिखना है आईआर में वो करंट से रिलेट करके लिखना होता है। आप क्या लिखेंगे सबसे पहले कि भारत और फ्रांस ने हाल ही में फ्रांस में को चेयर किया है, भारत के प्रधानमंत्री जी ने मतलब कि सह अध्यक्षता की है ग्लोबल एआई समिट की। तो इससे जो चेक करने वाला है, जैसे मैं कॉपी जब चेक करता हूँ तो मुझे संदर्भ मिल जाता है कि मैंने जिस संदर्भ में सवाल पूछा था बच्चे ने उसी संदर्भ में उत्तर दिया है। आपको समझ में आ रहा है, इंट्रो में आपको ये लिखना है, ठीक है। तो वहाँ पर प्रधानमंत्री जी गए थे, तो वहाँ पर जब गए हैं किसी देश में, भारत और फ्रांस का रिलेशन हमेशा से ही अच्छा रहा है। जब भारत ने 1998 में परमाणु बम का परीक्षण किया था तो पूरी दुनिया लगभग में हमें बाइकआउट कर रही थी, इकोनॉमिक सैंक्शन हमारे ऊपर लगाए गए थे। अमेरिका, जापान, पश्चिमी यूरोप के जितने भी देश हैं सभी ने हम पर सैंक्शन लगाए और भारत को कोशिश किया आइसोलेट कर दें इसको, एक मतलब क्या बोलते हैं, अलग थलग कर दें। उस समय फ्रांस एकमात्र ऐसा देश था जिसने भारत को सपोर्ट किया था और उसने बोला था कि भारत के अगल बगल में जो शत्रु देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चीन हो, उनके पास परमाणु हथियार है, इसलिए भारत को भी चाहिए कि अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार बनाए, और उसने इसमें कुछ गलत नहीं किया है। ये फ्रांस का बहुत ही बड़ा कदम था जिसमें पूरी दुनिया हमें बाइकआउट कर रही थी, उसमें फ्रांस ने हमारे पक्ष में बोला था और हमें समर्थन भी दिया था। इसलिए भारत और फ्रांस का रिलेशन आपने देखा होगा इतिहास में ही, अगर आप आज़ादी के बाद से ही पढ़ेंगे, भारत में कई सारे इकोनॉमिक सेंटर्स को स्थापित करने में, कई बड़े बड़े संयंत्रों को स्थापित करने में, कई बड़े कॉलेज को स्थापित करने में भारत और फ्रांस के रिलेशन काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो अभी वर्तमान में जो यात्रा हुई है तो उसमें किन किन चीज़ों की बात की गई है, मिसाइलों की बात की गई है, पनडुब्बियों की बात की गई है। पनडुब्बी बनाने में भारत ने फ्रांस से काफ़ी मदद लिया है और प्रोजेक्ट 75 जो है इसमें फ्रांस योगदान कर रहा है कई सारे पनडुब्बियों के निर्माण में। विमान और हेलीकॉप्टर, जैसे राफेल का आपने नाम सुना होगा,
ये राफेल हमने फ्रांस से ही खरीदा है। उसके अलावा कई ऐसे रक्षा सहित कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम दोनों देश काम करने वाले हैं। एक चीज़ और मैंने आपको बताया था, परमाणु रिएक्टर। मैंने आपको बताया था कि छोटे परमाणु रिएक्टर यानी कि 300 मेगावाट से कम या 300 मेगावाट के परमाणु रिएक्टर जो होंगे, परमाणु ऊर्जा उत्पादन में भी फ्रांस को तकनीक को काफ़ी अच्छा योगदान माना जाता है। एक शानदार तकनीक है उसके पास में। तो हमने उस क्षेत्र में भी किया है काम और उस क्षेत्र में भी वर्तमान में डील हुआ है। उसके अलावा जैतपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना की मेरी बातचीत हुई है। जैतपुर जो है अपने देश में, वहाँ पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए भारत और फ्रांस मिलकर काम कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने फ्रांसीसी सेना को पिनाका MBRL मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, इसको यही कहा जाता है, रॉकेट लॉन्चर MBRL। आपने देखा है एक बड़ा सा रहता है, उससे ढेर सारे रॉकेट लगे होते हैं, उसी को पिनाका कहा जाता है। ये बोला है भारत के प्रधानमंत्री जी ने कि आप देखिए ज़रा इसको, ये आपके लिए अच्छा हो सकता है, हम इसको बेचना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम ही केवल हथियार खरीदते रहें, आप भी खरीदिए और इससे क्या होगा, दोनों देशों के बीच में रक्षा संबंध मजबूत होगा। इसके अलावा राष्ट्रपति मैक्रोन ने OCCAR द्वारा प्रबंधित यूरो ड्रोन MALE मध्यम ऊंचाई लंबी ये ड्रोन होती है, मध्यम से लेकर अधिक ऊंचाई तक के उड़ने वाली ये ड्रोन जो होती है, उसके लिए भी भारत सरकार ने वार्तालाप किया है। आने वाले समय में जो भारत का टोही दल होता है, पर्यवेक्षक दल होता है, वो इस चीज़ पर बातचीत कर सकता है और हो सकता है कि इसको खरीदे। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। आपसे जो पूछेगा आप क्या लिखेंगे, उसमें आपसे पूछेगा कि भारत और फ्रांस के बीच में संबंधों की चर्चा कीजिए। दोनों देशों के बीच में संबंध किस प्रकार के हैं और किन क्षेत्रों में चुनौतियाँ देखी जा रही हैं, ये सवाल अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि इसी सवाल के इर्द गिर्द में हम पूरा वीडियो कंप्लीट करने वाले हैं। आपको कंटेंट मैं देने वाला हूँ। इसका PDF हिंदी इंग्लिश दोनों में कल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बच्चे PDF करते रहते, समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आप उसमें क्या लिखेंगे कि भारत और फ्रांस का संबंध किस प्रकार का है, इतिहास क्या है, इकोनॉमिक रिलेशन क्या है, पॉलिटिकल रिलेशन क्या है, स्ट्रेटजिक रिलेशन क्या है। अब नया जो आयाम खुला है एक रिलेशन का कि तकनीकी रिलेशन क्या है, जिसमें हम AI की बात कर सकते हैं, साइबर की बात कर सकते हैं। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी हो सकता है पूछ ले आपसे। चुनौतियाँ क्या है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप बस ध्यान से देखते जाइएगा। भारत और फ्रांस लंबे समय से सांस्कृतिक, कल्चरल, इकोनॉमिक, आर्थिक संबंध साझा करते रहे हैं। 1998 में हस्ताक्षरित भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी, इंडिया फ्रांस स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, आपने कभी सुना है कि भारत और फ्रांस ने मिलकर के अरेबियन सी में या हिंद महासागर में पायरेट्स के खिलाफ, जो समुद्री डकैत होते हैं, उनके खिलाफ में ऑपरेशन चलाया है। आपने ये सुना है कि इंडियन ओशियन जो भारत सरकार की नीति है उसमें फ्रांस भी योगदान करता है। क्यों करता है? क्योंकि अगर आप इंडियन ओशन को देखेंगे तो उसमें रियूनियन आइलैंड जो है नीचे, वहाँ पर फ्रांस की टेरिटरी है, वो औपनिवेशिक काल की टेरिटरी है। तो इस कारण से फ्रांस और भारत लंबे समय से एक दूसरे से संबंधों को साझा करते आए हैं और संबंध जो है हमारा वो ट्रस्ट का है। भारत बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है फ्रांस को और फ्रांस के जो सरकारें हैं वो भी भारत को ट्रस्ट करती आई हैं। पिछले वर्ष 2024 में भारत के जो चीफ गेस्ट थे 26 जनवरी में, वो फ्रांस के राष्ट्रपति ही थे। ओके, दोनों देशों ने अपने संबंध में 3 स्तंभों को सुदृढ़ता से बनाए रखा है। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। ब्रिटेन के कई सारे नेता और वहाँ के बड़े बड़े आपको जो लीडर्स होते हैं वो आपको कश्मीर मुद्दे पर, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर, सांप्रदायिकता के मुद्दे पर आपको बोलते हुए दिखेंगे, लेकिन कभी आपने सुना है कि फ्रांस ने भारत के आंतरिक मामलों में कुछ भी टीका टिप्पणी की है? नहीं। रणनीतिक स्वायत्ता और गुटनिरपेक्ष में दृढ़ विश्वास है। फ्रांस भी मानता है कि देशों को अपने हिसाब से फैसला लेना चाहिए, किसी भी देश के प्रभाव में आकर फैसला नहीं लेना चाहिए, ना तो USA के प्रभाव में, ना USSR के प्रभाव में। स्वयं की संधि, गठबंधन के दायरे में दूसरे को शामिल करने के मामले में संयम, ये भी कुछ चीज़ें हमारे बीच में रही है। रक्षा साझेदारी की सबसे पहले बात करेंगे। भारत फ्रांस संबंध में मूल में रक्षा साझेदारी है। भारत और फ्रांस एक दूसरे को कई सारी चीज़ें बेचते खरीदते हैं। भारत सरकार ज़्यादा खरीदती है क्योंकि फ्रांस के पास तकनीकी रूप से थोड़ा सा हासिल है उसको बढ़त,
राफेल सौदे से लेकर इस विमान के समुद्री संस्करण के 26 विमानों को नवीनतम अधिग्रहण तक भारत फ्रांस को अपने कुछ बेहतरीन रक्षा प्रणाली सौंपने को इच्छुक बना रहा है। इसी बीच फ्रांस द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से पहले भारत को 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी के निर्माण में मदद मिल चुकी है। यही वो प्रोजेक्ट 75 की मैंने बात की है, जिसके तहत हम लोग क्या कर रहे हैं, तो 6 पनडुब्बियों का निर्माण कर रहे हैं। तब वो 6 पनडुब्बी के निर्माण में हमें किससे मदद मिल रही है, तो फ्रांस से मिल रही है। जबकि नौसेना के लिए पनडुब्बियों की घटती संख्या को बढ़ाने के लिए 3 और पनडुब्बियां खरीदी जा रही हैं, ये इसे बताया गया है। संयुक्त अभ्यास कौन कौन से हम लोग करते हैं बंधुओं, तो एक करते हैं शक्ति, ये थल सेना का अभ्यास है, वरुण नौसेना का है, और गरुड़ वायुसेना का अभ्यास है, जो निरंतर अभ्यास किया जाता है भारत और फ्रांस के बीच में। नाटो प्लस में रुख में समानता है। नाटो प्लस क्या है, तो नाटो देश है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन देश हैं, प्लस में भी कुछ देश शामिल हैं। उसको लेकर भी भारत और फ्रांस एक ही मंच पर हैं, एक ही चीज़ सोचते हैं। फ्रांस ने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर रखी है कि वो नाटो प्लस भागीदारी योजनाओं को अस्वीकार करता है, जिसके तहत ट्रांस अटलांटिक अलायंस का जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, यहाँ तक कि भारत के साथ प्रत्यक्ष संबंध बनाया जाएगा। भारत ने भी इस योजना को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि नाटो ऐसा टेम्पलेट या खाका नहीं है जो भारत पर लागू होता है। दरअसल में अमेरिका और उसके जो सहयोगी देश हैं, जो सैन्य संगठन है, कौन सा, तो नाटो। लेकिन भारत सरकार की एक नीति रही है, मैंने आईआर के इससे पहले 2 लेक्चर लिए हैं, एक यूएस रिलेशन और एक बांग्लादेश रिलेशन। मैंने दोनों में इस चीज़ की चर्चा की थी कि भारत सरकार की एक नीति है और वो आज़ादी के बाद से ही चलती आई है कि भारत कभी भी किसी भी सैन्य गुट का हिस्सा नहीं बनेगा। फ्रांस का भी यही मानना है कि हम भी क्या करें, नाटो प्लस में भारत जैसे देशों को ऐड नहीं करना चाहिए। जो नहीं चाहते हैं कि ऐड हो, उसकी अपनी संप्रभुता है कि वो इसमें शामिल हो या नहीं हो। जापान और न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल हैं इसमें। आर्थिक सहयोग दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 22-23 में भारत से निर्यात $7 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया। ये आपको डेटा लिखना पड़ेगा कहाँ पर, तो अगर आप मेंस के लिए आंसर राइटिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। अप्रैल 2000 से जून 2022 के बीच में 10.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संचयी निवेश, भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 1.70%। ये भारत के 11वां सबसे बड़ा निवेशक रहा है फ्रांस। वहाँ से इतने पैसे हमारे पास आए हैं और हमारा व्यापार 13.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नए शिखर पर पहुंच गया है। भारत से निर्यात है 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का, यानी कि कहीं न कहीं भारत और फ्रांस के बीच में एक जैसा व्यापार है। कोई ज़्यादा घाटा में भी नहीं रहता और कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट में भी नहीं रहता है, एक पक्षीय झुका हुआ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहाँ पर सहयोग करते हैं दोनों देश, तो यूएनएससी में भारत की अस्थायी सदस्यता को लेकर फ्रांस ने हमेशा ही बोला है कि भारत को अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। यूएनएससी में भारत को अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, ऐसा फ्रांस ने बोला है, ब्रिटेन ने भी बोला है, अमेरिका भी चाहता है, रूस भी चाहता है, लेकिन चीन हमेशा उसमें वीटो करता आया है। एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भी भारत सरकार शामिल होना चाहती है और भारत देश शामिल होना चाहता है, और इसको लेकर भी फ्रांस ने हमेशा ही भारत के प्रवेश का समर्थन किया है कि भारत जितना बड़ा देश, जिसके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी है, उसकी इकॉनमी 5वीं बड़ी इकॉनमी है, आर्मी में वो दुनिया में 4थे नंबर की आर्मी देश है, तो उसको एनएसजी में सदस्यता मिलनी चाहिए। जलवायु पर सहयोग 2015 में आईएसए बनाया हम दोनों देशों ने मिलकर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, इन दोनों के आइडिया के स्वरूप ही हुआ था। इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में बनाया गया है। दोनों देश जो हैं जलवायु के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा सहयोग कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिम हिंद प्रशांत महासागर में गहनता, दोनों देशों ने 2020 से 2022 में फ्रांसीसी द्वीप ला रियूनियन, ये कहाँ पर है रियूनियन, ये अगर आप इंडियन ओशन को देखेंगे, यहाँ पर इंडिया है, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा मेडागास्कर के समीप में आपको रीयूनियन आइलैंड दिख जाएगा। वहीं पर बगल में डिएगो गार्सिया भी है, जो किसका है, अमेरिका का है। वहीं पर एक देश है मॉरिशस भी है, और वहीं पर ये रीयूनियन आइलैंड है। स्ट्रेटजिक लोकेशन इसका शानदार है। तो इसको लेकर सहयोग संचार के रणनीतिक समुद्री मार्गों के प्रतिभूतिकरण में सकारात्मक योगदान देता है। ये एकाधिकार को कहीं न कहीं चैलेंज करता है। हिंद प्रशांत साझेदारी, दोनों पक्षों ने अपने संप्रभु व रणनीतिक हितों के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र के महत्व पर बल दिया है। हिंद प्रशांत का तात्पर्य क्या है, मैंने आपको समझाया था
कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रूल बेस ऑर्डर को लागू करना है। रूल बेस ऑर्डर जब भी हम वार्तालाप करते हैं, मैंने आपको इससे पहले कितनी बार समझाया है, तो दरअसल हम किसकी वार्तालाप कर रहे होते हैं? हम चीन को बोल रहे होते हैं कि कृपया करके अंतर्राष्ट्रीय जो नियम कानून कायदे हैं उसके हिसाब से दुनिया चलेगी, आपके हिसाब से नहीं चलेगी। उन्होंने अपने साझा दृष्टिकोण के आधार पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में लंबे समय चली आ रही साझेदारी को बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है और संबद्ध क्षेत्रों में अपनी बढ़ती सहभागिता की प्रकृति पर संतोष व्यक्त किया है कि हम दोनों देश इंडो पैसिफिक रीजन में भी मिल करके अच्छे से काम करना चाह रहे हैं। रक्षा और सुरक्षा साझेदारी क्या है? हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और फ्रांस के बीच में रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को उनके सहयोग की आधारशिला के रूप में रेखांकित किया गया है। इस साझेदारी में विशेषकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में द्विपक्षीय, बहुराष्ट्रीय, क्षेत्रीय और संस्थागत पहलों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। वर्ड्स पर आपने ध्यान नहीं दिया। द्विपक्षीय का मतलब होता है कि भारत और फ्रांस मिलकर करेंगे। बहुराष्ट्रीय का मतलब होता है कि भारत, फ्रांस, कोई और थर्ड कंट्री हो सकता है, यूएसए हो सकता है। और क्षेत्रीय का मतलब होता है जैसे कौन सा हो गया, जैसे सागर पहल जो है सिक्योरिटी फॉर ग्रोथ ऑल इन द रीजन, ये हिंद महासागर को लेकर भारत सरकार की पहल है। इसमें क्या है तो बहुत सारे देश, और ये क्षेत्रीय क्या है, यह क्षेत्रीय या संस्थागत पहल के रूप में ये काम करता है। इसमें भी फ्रांस शामिल हो सकता है। नेताओं ने 3 सेनाओं त्रिसेवा के संयुक्त अभ्यास, विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में से सहभागिता बढ़ाने पर चर्चा की है कि हम क्या कर सकें, हम तीनों सेनाओं के बीच में समुद्री अभ्यास या कोई भी अभ्यास कंडक्ट करवा सकें। त्रिपक्षीय सहयोग, दोनों देशों ने ऑस्ट्रेलिया के साथ पुनः त्रिपक्षीय सहयोग शुरू करने, संयुक्त अरब अमीरात के साथ सहयोग को सघन करने, संबद्ध क्षेत्रों में नई त्रिपक्षीय साझेदारी तलाशने के प्रति प्रतिबद्धता जताई है कि भारत और फ्रांस मिलकर किसी तीसरे देश के साथ में डील करें, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ में करें, जैसे यूएई के साथ में करें, क्योंकि दोनों देशों के वैल्यूज़ एक हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, मानवतावादी दृष्टिकोण को हम अपनाते हैं और मानते हैं कि दुनिया, वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो दुनिया के कानूनों से चलनी चाहिए। हम दोनों इसीलिए तीसरे देश से मिलने जाते हैं कि आओ हमारे साथ मिलकर बातचीत करो। जून 2023 से भारत, फ्रांस, यूएई समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण ओमान की खाड़ी में आयोजित हुआ है। ये त्रिपक्षीय अभ्यास का, त्रिपक्षीय संबंध का एक उदाहरण के रूप में आप लिखेंगे कि जून 2023 में भारत और फ्रांस ने यूएई के साथ मिलकर के अभ्यास आयोजित किया ओमान की खाड़ी में। ओमान की खाड़ी में क्यों किया है? क्योंकि स्ट्रेटेजिक रूप से ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी। दोनों देशों ने संबद्ध क्षेत्र में सतत आर्थिक विकास, मानव कल्याण, पर्यावरणीय स्थिरता, लचीले बुनियादी ढांचे, नवाचार, कनेक्टिविटी को भी बढ़ाने की कोशिश की है। हरित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड की शीघ्र शुरुआत करने का विचार रखा गया है, जिससे क्या होगा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में ग्रीन टेक्नोलॉजी, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है। भारत मध्य पूर्व यूरोप गलियारा में भी साझेदार है, जिसकी घोषणा G20 सम्मेलन जो पिछले वर्ष हुआ था, भारत में आयोजित हुआ था 2023 के सितंबर में, आई थिंक, हाँ, उस समय भी भारत और फ्रांस ने इस चीज़ पर अपनी सहमति दी थी। बहुपक्षवाद तथा संयुक्त राष्ट्र में सुधार। बहुपक्षवाद का क्या मतलब है? उड़ गए तोते, अभी मैंने समझाया। मल्टीपोलर वर्ल्ड, IR और इकोनॉमिक्स, ध्यान से सुनिएगा। एक और सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को थोड़ा साइड कर देते हैं। IR इकोनॉमिक्स में अगर आपके टर्मिनोलॉजी क्लियर है, आधे से ज़्यादा सवाल तो आप वैसे ही लिख ले जाएंगे, बस आपको पढ़ना होगा कि क्या रिलेशन है। मल्टीपोलर, बहुपक्षवाद का क्या मतलब होता है? बहुपक्षवाद का मतलब होता है कि दुनिया का कोई एक चौधरी नहीं होगा। जैसे होता है ना, हर गांव में 2-3 चौधरी होते हैं, तो यहाँ पर ये है कि भाई दुनिया में सब चौधरी हैं, यहाँ पर समानता है, सारे के सारे चौधरी ही बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका की ही नहीं चलेगी, रूस की ही नहीं चलेगी, चीन की ही नहीं चलेगी, बल्कि भारत की भी चल सकती है, पाकिस्तान की भी चल सकती है, यूएई की भी चल सकती है, सऊदी अरब की भी चल सकती है, उसका भी अपना पोल होगा। यानी कि दुनिया में किसी को भी प्रभुत्व हासिल नहीं होगा, सभी देशों के पास में संप्रभुता होगी। इसी को क्या कहा जाता है? मल्टीपोलर वर्ल्ड कहा जाता है। UNSC के बारे में इसमें इसलिए बोला गया है कि भारत और फ्रांस दोनों ही चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन जो है उसमें सुधार हो, उसमें और भी देशों को शामिल किया जाए,
उसमें भारत, ब्राज़ील, जापान, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये जो दुनिया का अलग अलग पावर सेंटर्स हैं जिनका मैंने नाम लिया, ये कोई भी देश इनमें से छोटा नहीं है, कोई भी देश इनमें से कमज़ोर नहीं है, ना तो इकोनॉमिक रूप से ना किसी और रूप से। विकासशील सारे देश हैं और सारे तगड़े हैं, इनको भी जगह दीजिए। क्यों 4 ही देश बैठे हुए रहेंगे, 5 ही देश यूएनएससी में? इस चीज़ के बारे में भी भारत और फ्रांस एक ही मंच पर हैं, एक ही चीज़ बोलते हैं। देखिए यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार की आवश्यकता है। जितने भी दुनिया भर के बड़े बड़े संस्थाएं हैं उन सभी में सुधार की आवश्यकता है। रक्षा उद्योग में सहयोग किया है, जैसे टाटा ग्रुप और एयरबस ने नागरिक हेलीकॉप्टर के विकास और विनिर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। टाटा और एयरबस पहले से ही गुजरात में C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने के लिए सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। औद्योगिक साझेदारी का लक्ष्य महत्वपूर्ण स्वदेशी स्थानीयकरण घटना के साथ H-125 हेलीकॉप्टर का उत्पादन करना है, जेट इंजन बनाना है। अपने यहाँ पर जेट इंजन नहीं बनता है। CFM इंटरनेशनल और आकाशा एयर के बीच में भी डील हुआ है, जिसके तहत में ये दोनों कंपनियां भी साथ में काम करेंगे। अंतरिक्ष के इस क्षेत्र में भी काम करते हैं। न्यू स्पेस लिमिटेड, दोनों देशों ने रणनीतिक अंतरिक्ष यात्रा शुरू की है। वार्ता रक्षा अंतरिक्ष सहयोग पर एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है और प्रक्षेपण मिशन के लिए इसरो के न्यू स्पेस लिमिटेड और फ्रांस के एरियन स्पेस के बीच में समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। आप फ्रांस का मैप देख सकते हैं। एक छोटा सा सवाल जो बच्चे और पूछते हैं कि क्या IR में सभी IR के सवालों मैप बनाने चाहिए? नहीं, मैंने पिछले वीडियो में भी स्पष्ट किया था। बच्चे पूरा वीडियो देखते नहीं है, केवल PDF की मार करते रहते हैं। समझ नहीं बनाएंगे तो आपका नहीं हो पाएगा मेंस में लिखना। समझ होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, और समझ केवल PDF पढ़ने से आपको नहीं आएगा। चुनौतियाँ क्या हैं? चुनौती सबसे महत्वपूर्ण एंगल में से एक होता है, क्योंकि जब भी भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा होगी फ्रांस, तो आप उसमें देखेंगे कि ये बोला जाता है किन क्षेत्रों में भारत और फ्रांस मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये भी बोला जाता है कि क्या क्या चुनौतियाँ हैं दोनों देशों के बीच में। पहली चुनौती जो आप याद रखिएगा, फ्रांस जितना करीबी भारत के है उतना ही करीबी वो चीन के भी है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जब भारत, अमेरिका और जापान, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर क्वाड बनाया तो फ्रांस को ऐसा लगा कि ये संगठन जो है कहीं न कहीं उसको अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। उसने चीन के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने की थोड़ी सी शुरुआत की थी, लेकिन अमेरिका ने और क्या किया? अमेरिका ने एक और काम कर दिया भड़काने के लिए फ्रांस को। उसने UK के साथ में, यूनाइटेड किंगडम के साथ में डील कर ली परमाणु सबमरीन की, जिसको कहा जाता है ऑकस, जिसमें UK, US और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। दरअसल ये डील पहले होने वाली थी किसके साथ में? फ्रांस के साथ में। तो फ्रांस को लगा कि मुझे इस समझौते में भी नेगलेक्ट कर दिया गया, तो उसने अपने चीन के साथ संबंधों को और भी ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश की और फ्रांस और चीन का संबंध अच्छा है। तो हमारे लिए ये एक कंसर्न का विषय है कि फ्रांस और चीन की नज़दीकी न बढ़े। फ्रांस और भारत के बीच में FTA का अभाव उसकी व्यापार क्षमता को बढ़ाने में बाधा है। भिन्न रक्षा और सुरक्षा प्राथमिकताएं हैं कई सारे बिंदुओं पर। एक मजबूत रक्षा साझेदार के बावजूद प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण में अंतर रक्षा और सुरक्षा सहयोग प्रभावित कर सकता है। भारत का क्षेत्रीय केंद्र बिंदु, इसकी गुटनिरपेक्ष नीति कभी कभी फ्रांस के वैश्विक हितों के विरुद्ध हो सकती है। वैश्विक संपदा संबंधी अधिकार संबंधी चिंताएं हैं, जो कॉपीराइट संबंधी चिंताएं हैं, वो भी है। व्यापार और संतुलन है, कहीं न कहीं थोड़ा सा भारत के पक्ष में झुका हुआ है, भारत के पक्ष में झुका हुआ है ये। फ्रांस में भारतीय उत्पादों के लिए बाधाएं हैं, वहाँ पर भारत के उत्पाद आसानी से नहीं बिक पाते हैं, कई सारे तरह के टैरिफ लगाते हैं वो लोग। छात्रों की आवाजाही, भारत के कई सारे छात्र फ्रांस जाकर पढ़ना चाहते हैं और बड़ी मात्रा में फ्रांस जाते भी हैं। और हालांकि हाल के दिनों में फ्रांस, UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, जहाँ पर भारत के बहुत सारे बच्चे जाते हैं, उन देशों के द्वारा प्रोटेक्शनिज्म की यानी कि संरक्षणवाद की नीति अपनाई जा रही है कि हम व्यापार में भी संरक्षण करेंगे, बाहर के लोगों को कम आने देंगे और छात्रों को भी कम आने देंगे। और इससे क्या होगा? तो वहाँ के लोकल इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा, लोकल छात्रों को फ़ायदा होगा। इसके लिए भी चुनौती उत्पन्न हो रही है भारत और फ्रांस के बीच में। मानव तस्करी की भी चिंता है, हालांकि दोनों देशों के बीच में संबंध शानदार हैं, इसलिए हो सकता है कि इसका भी समाधान हम लोग कर लेंगे।
आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने इकोनॉमिक, स्ट्रेटजिक, पॉलिटिकल, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन सारा कुछ इसमें डिटेल में समझाया है। पढ़िएगा अच्छे से, इसको लिखने का कोशिश भी कीजिएगा। मैं सवाल भी दूंगा जब IR हम लोग करेंगे ना, तब उस समय सवाल भी आपको दूंगा। फिलहाल आप ये लिख सकते हैं कि भारत और फ्रांस का संबंध जो है वो ऐतिहासिक रूप से अच्छा रहा है। कुछ चुनौतियां दोनों देशों के बीच में मौजूद हैं, लेकिन उसका समाधान भी कर लेंगे। ये इस प्रकार सवाल बना सकता, अभी आपके सामने ही बनाया मैंने, या ये बना सकते हैं कि भारत और फ्रांस का संबंध आज के विश्व में क्यों आवश्यक है। छोटा सा सवाल है, क्यों आवश्यक है भाई, क्यों ज़रूरी है भारत और फ्रांस का संबंध आज के विश्व में? क्योंकि अमेरिका अपने पक्ष में दुनिया को झुकाना चाहता है, और तो भारत के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन होगा कि फ्रांस जैसे देश जिसके पास में तकनीकी बढ़त हासिल है, उसके साथ संबंधों को प्रगाढ़ किया जाए। जहाँ पर ये डर है कि भारत के सामान पर अमेरिका में टैरिफ लगाया जा सकता है, वहीं पर फ्रांस के साथ उम्मीद है कि भारत और फ्रांस के बीच में संबंध अच्छे होने से भारत के उत्पाद फ्रांस में बिक सकते हैं। जहाँ भारत के छात्रों पर अमेरिका और USA और सभी जगहों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, UK वगैरह में, तो फ्रांस जो है उसमें छूट दे सकता है। जहां भारत को 2 फ्रंट वॉर यानी कि पाकिस्तान और चीन के साथ में एक साथ वॉर की डर है, संभावना है कि हो सकता है ऐसा हो कभी भविष्य में, तो वैसे में राफेल और उसके जैसे अच्छे तकनीक के फाइटर जेट जो हैं वो फ्रांस हमें दे सकता है, ताकि हम अपने एयरफोर्स का मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण कर सकें, क्योंकि हमारे एयरफोर्स का जो फ्लीट है वो पुराना हो गया है। इकोनॉमिक क्षेत्र में भी मैंने बताया, AI के क्षेत्र में भी दोनों देशों के संबंध प्रगाढ़ करने चाहिए, क्योंकि AI के क्षेत्र में भी भारत और फ्रांस के मूल्य एक ही हैं, वैल्यूज़ एक ही हैं, और एक ही दिशा में दोनों देश काम भी कर रहे हैं। हिंद महासागर के क्षेत्र में हमें तो मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि हिंद महासागर में चीन और USA जैसे जो देश हैं वो अपनी बढ़त बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर भारत और फ्रांस मिलकर काम करेंगे तो ये सही रहेगा। इस प्रकार से मैंने आपको क्या बताया है, 2 सवाल डिस्कस किए हैं मैंने भी लास्ट में इतने थोड़े से देर में। पहला, प्रासंगिकता क्या है, अलग अलग शब्द बनाकर पूछा जा सकता है। भारत और फ्रांस के रिलेशन का क्या रेलेवेंस है आज के समय में, या ये पूछा जा सकता है कि भारत और फ्रांस का संबंध क्यों ज़रूरी हो गया है आजकल के समय में। एक ही सवाल हैं, ये सारे एक ही सवाल हैं, बस आपको सोचना है। कंटेंट यही है गुरु। अब आप मशीन तो है नहीं कि जो लिख के दे दिया है केवल वही चीज़ आपके पास में है। मानव हैं, बौद्धिक स्तर का इस्तेमाल कीजिए, सोचिए कि क्यों आवश्यक है, और कुछ पॉइंट आप अच्छे ऐड कर सकते हैं, मेरे से अच्छा लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। इससे पहले के वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जहाँ पर मैंने बताया हुआ है भारत फ्रांस आज हो गया, भारत USA और भारत बांग्लादेश। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।